लेट दिस 1% रिप्रेजेंट 1 कंप्लेन। तो 10 कंप्लेन ऐसी दिखेंगी और 50 कंप्लेंट्स ऐसे, यानी कि एक बस भर गई। एंड 50,000 कंप्लेंट्स का मतलब है 1,000 बस भर के लोग। इसका 5 गुना यानी कि 2.5 लाख कंप्लेंट्स एक साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हुआ है। और ये 2,57,790 कंप्लेन सिर्फ एक साल में हुआ है। तो इन सब लोगों को एक जगह पे बिठाना हो तो हमें 4 ईडन गार्डन के स्टेडियम चाहिए होंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन की। कितने सारे लोग कंप्लेन करते ही नहीं। एक सर्वे कहता है कि 10 में से 6 लोग खुद को ये महसूस करते हैं कि उन्हें गलत पॉलिसी बेची गई, यानी कि असली तस्वीर इससे बहुत बड़ी है। और इतनी सारी कंप्लेन में से 26,667 कंप्लेंट सिर्फ मिस सेलिंग की है, यानी उन्हें गलत तरीके से पॉलिसी बेची गई। और ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोग हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पिताजी रिटायर्ड हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं जो उन्होंने अपने जरूरत के वक्त के लिए रखे, उनकी जिंदगी भर की कमाई। और बैंक मैनेजर उन्हें बोलता है कि सर एक अच्छी स्कीम है, एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, सेफ है, गारंटीड। वो साइन कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता और वो बैंक मैनेजर पे बिलीव करके उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि बैंक पे भरोसा है। एंड कुछ समय बाद जब उन्हें पैसे की जरूरत लगती है और वो बैंक में जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके नाम पे पॉलिसी ले ली गई है, यानी कि उनका पैसा लॉक इन हो गया है। अब अगर वो ये पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उनकी पॉलिसी में से 30-40% कट हो जाएंगे। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कुशाल सिंह बोरा के साथ हुआ है। 85 साल के आर्मी रिटायर्ड पर्सन, थाने, मुंबई। उनकी एफडी में 41 लाख रुपीस थे, लेकिन उसको बैंक वालों ने 10 अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज में डाल दिया। अब आप जरा सोचिए, 85 साल के बुजुर्ग को किसी यूलिप प्लान की जरूरत है क्या? बैंक में किस तरह की मिस सेलिंग चालू है। और वहीं दूसरी तरफ यशवंत कुमार यादव, छत्तीसगढ़, बैंक में 6 लाख के लोन के लिए गए और बैंक में उन्हें बताया गया कि अगर आप कुछ पॉलिसी ले लेंगे तो आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। एंड उनका सारा पैसा पॉलिसी में लॉक कर दिया गया। एंड उनसे पूछने पर यह मालूम पड़ा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है, उन्होंने कहीं साइन ही नहीं किया। एंड ये बैंकों के अंदर हो रहा है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है। और IRDAI इस पे क्या एक्शन ले रहा है? और ये मैसेज मुझे मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, जहां उनकी सिस्टर बैंक अकाउंट ओपन करने गई और उन्हें एक इंश्योरेंस जबरदस्ती दे दिया गया कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। 4 दिसंबर को मेरी जो छोटी बहन है उन्होंने SBI में उनका अकाउंट ओपन किया था। आई गेस फोर्सफुली 2000 का इंश्योरेंस दे दिया। वो नहीं बोल रही थी तो भी उसको इशू करवाया। ये मेरे दूसरे स्टूडेंट है जो लोन लेने के लिए गए एंड उन्हें जबरदस्ती बैंक मैनेजर को लोन का 10% कट देना पड़ा है। जो मैंने बैंक में बात किया तो बैंक वाले, मतलब जो मैनेजर है, वो ऐसा बोल रहा था, डायरेक्टली कॉल पे तो नहीं बट इन पर्सन ऐसे साइड में जाके बोल रहा था कि मैं अगर आपका लोन करवाता हूँ तो मतलब मेरे को 10% चाहिए। एंड ये तीसरी हमारी स्टूडेंट जो कि होम लोन लेने गई और वहां उन्हें जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचा गया। होम लोन लेने के टाइम पे जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस उन्होंने किया। एंड ऐसे चौथे, पांचवे, छठवे कितने सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं जिनके साथ बैंक फ्रॉड कर रहा है, बिना जरूरत की पॉलिसी बेची जा रही है। और यही कंप्लेंट्स 2.5 लाख से ज्यादा पिछले साल हुई है IRDAI के पास। ये तो सिर्फ पॉलिसीज की बात है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में एक अलग ही स्कैम चल रहा है जहां पे बिना प्रॉपर एक्सप्लेन किए पॉलिसीज बेची जा रही हैं। और अगर किसी ने पॉलिसीज ली भी हैं तो उन्हें लास्ट मोमेंट पे, जब उन्हें जरूरत है, मेडिकल नेसेसरी है, तब उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी पॉलिसी में ये तो है ही नहीं, वो तो है नहीं। और ये कोई इक्का दुक्का छोटे मोटे केसेस नहीं है। ये अजीत भारती, हो सकता है आप में से इनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ही इज वेरी फेमस पॉलिटिकल यूट्यूबर। इनका आप ये वीडियो देखिए। HDFC अर्गो को मैंने 2022 से प्रति वर्ष 48,000 रुपए दिए और मेरी माताजी के लिवर सिरोसिस को इन्होंने ड्रग इंड्यूस्ड फीवर बताकर एवं डॉक्यूमेंट ना देने का झूठ लिखकर केवल 54,000 का क्लेम क्लोज कर दिया। जो बिल मांगे, जैसे मांगे, हमने सब दिया। इनके आधिकारिक मेल भी आए, फिर मेल आने बंद। एजेंट विवेक अब कहता है कि आपको बंद करवाना है, बंद करा लो, आपकी मर्जी। इसमें बहुत सी बातें विचित्र है जो केवल इस कारण मांगी जाती है कि आप दे ही ना सकते। पर ऐसा क्यों है कि कंपनियां मनमानी करती जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और मंत्रालय इस पर विचार भी नहीं करते। एंड ये पॉलिसी होल्डर HDFC के हैं, इनका आप एक्सपीरियंस देखिए। ये ICICI के हैं, इनका एक्सपीरियंस देखिए। ये निवा बुपा के हैं, इनका एक्सपीरियंस देखिए। ये केयर की कंप्लेन देखिए, ये आदित्य बिरला की कंप्लेन देखिए। सब के सब तोड़ है। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स कंप्लेन करने पे सामने वाले नहीं सुन रहे हैं तो एक आम आदमी का क्या सुना जाएगा? क्या कंप्लेन करेंगे और उससे क्या रेजोल्यूशन मिलेगा? और इन सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इस सबको मैनेज करना, बेहतर करना, इंप्रूव करना। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज IRDAI। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज, एंड IRDAI को बने 27 साल हो चुके हैं और 27 साल बाद इनकी रिपोर्ट कहती है, और मैं कोट कर रहा हूं, मिस सेलिंग इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न।
27 साल बाद भी इनकी रिपोर्ट यही कह रही है। डिजिटाइजेशन हो चुका है और हम लगातार हर इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट इंश्योरेंस एंड पॉलिसी की इंडस्ट्री जो है एकदम 90s के एरा में अभी भी काम कर रही है। आपने इनका डॉक्यूमेंटेशन देखा है, कितने बड़े पेपर्स होते हैं, उसको पढ़ना तो दूर, कई बार लोग उतने पेजेस पलट भी नहीं पाते हैं। इन्होंने 425 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश की है और मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और पूरी रिपोर्ट में डेटा भरा पड़ा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस रिपोर्ट में है ही नहीं। रिपोर्ट में क्या है, लेट मी रीड इट। टोटल कंप्लेंट 2,57,790, मिस सेलिंग कंप्लेंट 26,667 एंड 14% इसमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेटा भी है इसमें, कहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है। लेट मी जस्ट रीड इट वेरी लाउड एंड क्लियर। किस कंपनी ने सबसे ज्यादा मिस सेल किया है, रिपोर्ट में है ही नहीं। किस बैंक ब्रांच से सबसे ज्यादा कंप्लेन आई है, रिपोर्ट में है ही नहीं। किस कंपनी पर फाइन और कितना, और उस फाइन से कितने सारे पॉलिसी होल्डर्स को रीइंबर्स किया गया है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल है ही नहीं। चैनल वाइज कंप्लेंट का ब्रेकडाउन ही नहीं है कि किस चैनल से वो बेचा गया और किस चैनल से सबसे ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, उसका डेटा ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, अगर आप कंप्लेंट्स को इकट्ठा कर रहे हो, डेटा एनालाइज कर रहे हो, तो आप तो ये जरूर बताओगे ना किस सोर्स से सबसे ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम डेटा तो क्लीन तरीके से बता सकते हो। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि IRDAI पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से हेल्प करने की बजाय कंपनी की तरफ से बैटिंग कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने में लगी है कि हम ये नहीं बताएंगे कि किस चैनल से सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हुई है, किस कंपनी की सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हुई है, किस पॉलिसी की सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हुई है। ना, नेवर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे वो संस्थाएं हैं जो पॉलिसी होल्डर्स की रक्षा के लिए बने हैं। और एक बात और, जब IRDAI फाइन करता है तो 1 करोड़ 5 करोड़ की फाइन करता है, और यही कंपनीज है जिनका साल भर का प्रीमियम कलेक्शन हजारों करोड़ों में है, उसमें 5 करोड़ की फाइन ये तो पार्किंग टिकट जैसा है उनके लिए। अब इसमें IRDAI के पास भी लिमिटेशन है, वो 5 करोड़ से ज्यादा की फाइन ही नहीं लगा सकते। अभी बिल आया है कि जहां पे ये फाइन को बढ़ा करके 5 से 10 करोड़ किया जा रहा है। मेरा इस पे भी ऑब्जेक्शन है। फाइन एब्सोल्यूट होने की बजाय रिलेटिव होना चाहिए कि कितना आपने पॉलिसी होल्डर्स को डैमेज किया हुआ है, उस पॉलिसी को आपने कितना मिस सेल किया हुआ है। जितना ज्यादा मिस सेलिंग, फाइन उसके रेशियो में उतना ज्यादा होना चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट टर्म में। अगर किसी कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है तो 10 करोड़ का फाइन उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो खुले आम ये बदमाशी बार बार करेगा। अब जब ये इतने फेमस यूट्यूबर्स अजीत भारती जैसे लोगों के साथ ये कर सकते हैं, खास करके ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, तो आम आदमी का क्या होगा आप इसमें सोचिए। मेरे पास खुद नीवा बूपा का हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे माता पिता के पास खुद नीवा बूपा का हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं खुद भी टॉप कंपनियों में HDFC, नीवा बूपा, इन दोनों को बिल्कुल रखता हूं। लेकिन जब मेरे ही एक स्टूडेंट को इस पॉलिसी की जरूरत पड़ी तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, लेकिन सेकेंड हाफ उतना अच्छा नहीं था। उनका 5 लाख का लगभग ऑपरेशन हुआ और पूरा का पूरा नीवा बूपा कंपनी ने पे किया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, मेरे पास भी यही है, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही रिकमेंड कर रहा हूं, मैं इस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड एजेंट हो, ओके ठीक है, डन। लेकिन उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 180 दिन का आपको क्लेम सेटलमेंट मिलेगा, यानी कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट भी मिलेगा। पहले 30 डेज पे जो क्लेम आया वो पूरा लगभग पास हो गया। आई वाज अगेन वेरी हैप्पी कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है। देन फिर जब नेक्स्ट टाइम मेरे स्टूडेंट ने भेजा बिल तो उन्होंने सिर्फ आधा क्लियर किया। एंड पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ 45 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेंगे। एंड आई वाज शॉक्ड। मेरे लिए तो ऐसा था कि नहीं, आपने तो 180 डेज बोला है। फिर मुझे एक नया क्लॉज मालूम पड़ा जो कि अक्रॉस हर पॉलिसी में है। आपकी पॉलिसी ओनली नेसेसरी चीजों के लिए क्लेम पास करती है, गुड टू हैव के लिए नहीं। तो उनका कहना था कि सर्जरी के बाद 45 डेज का रिहैब इज वेरी गुड, इसके ऊपर जरूरत नहीं है, इट्स गुड टू हैव, किसी को करना है तो वो करे। मेरे लिए शॉकिंग क्या था कि पॉलिसी में आपने ये लिखा कहां है? और आपको पता है पॉलिसी में कहीं पे भी लिखा है कि क्या फिजियोथेरेपी में 30 डेज कंसीडर होता है? पॉसिबल नहीं है कि हर चीज लिखा जाए सर, कुछ इंटरप्रिटेशन का भी होता है, उसमें रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है। पॉलिसी में एक्चुअली कहीं नहीं लिखा है। पॉलिसी में लिखा है कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हम 180 डेज तक कवर करेंगे, एंड बस एक छोटा सा पार्ट उसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल जितना होगा उतना कवर करेंगे। अब रीजनेबल की डेफिनेशन क्या? अगर डॉक्टर ने कहा तो मेरे लिए रीजनेबल है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आके फाइट नहीं कर सकता। एंड जब मैंने बीमा समाधान पे उसकी कंप्लेंट डाली तो उनकी तरफ से जो फोन आया डॉक्टर का, उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें 45 डेज से ज्यादा हम रिहैब के लिए या फिर फिजियोथेरेपी के लिए कॉस्ट नहीं देते हैं। मेरा उनसे सिंपल क्वेश्चन था, तो ये अपने पॉलिसी में लिखा क्यों नहीं है? तो उन्होंने क्या कहा पता है? हर चीज थोड़ी पॉलिसी में लिखते हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब आप सोचो, मेरा पॉलिसी भी वही है, मेरे पेरेंट्स का भी पॉलिसी वही है। अब यहाँ पे देखो, अजीत भारती HDFC के बारे में बात करें, कोई ICICI, कोई किस, मतलब सारी की सारी कंपनियां मिलकर चोर हैं। ऐसे में IRDAI को इंप्रूवमेंट करना होगा, स्टांस लेना होगा कि भाई ये नहीं चलेगा। ऐसे में मैं क्या करता हूं, बस मैं देखता हूं कि भाई 90% के ऊपर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो आगे बढ़ो, क्योंकि 100% केसेस अभी तो नहीं कवर कर सकते। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन रेज द वॉइस, वी कैन कंप्लेन टू IRDAI ताकि उन तक ये बात
पहुंचे एंड इसका फिक्सेशन हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिस लेवल का फिक्सेशन हुआ है दैट इज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, उसी लेवल का फिक्सेशन यहां पे भी चाहिए। कंपनियों को खरी खोटी सुना करके उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट अपने इस इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके मिलेगा। एंड इस पूरे प्रोसेस में हॉस्पिटल्स अलग लेवल पे प्ले कर रहे हैं। कभी उनका फाइट इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो रहा है, कभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फाइट हॉस्पिटल से हो रहा है। एंड अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो बिल डबल हो जाता है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं तो बिल कुछ अलग ही आता है, बिल कुछ अपने मनमानी बन रहा है। और ये सब पे, इस पूरी पॉलिसी पे IRDAI की नजर जितनी पैनी होनी चाहिए वो उतनी पैनी नहीं है। सी वी कैन पॉइंट आउट कि ये हॉस्पिटल खराब है, ये कंपनीज खराब है, बट इंस्टीट्यूशंस जब वो खराब होने लगते हैं ना तो सिस्टम धराशायी हो जाता है। ऐसे में IRDAI को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, उन्हें अपना केस स्ट्रांगली रखना पड़ेगा जहां से भी ये रूल बन रहे हैं, ताकि ये रूल और स्ट्रांग हो। एंड इन कंप्लेंट्स एंड मिस सेलिंग में पता है आपको कंपनीज का क्या रोल है? जो LIC की पॉलिसीज हैं 93% इंडिविजुअल पर्सन सेल करते हैं, उनका अपना खुद का एक बार जवाबदेही होता है कि जिसको भी उन्होंने बेचा उसको एक बार वो गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं या पॉलिसी कैंसिल करवाते हैं। लेकिन जो यूलिप पॉलिसी है उनमें बैंक सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर आप देखोगे तो 49.66% पॉलिसीज बैंक सेल करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्लेन बैंक से आ रही है, जो कि हमारा एक सबसे सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टवर्दी सिस्टम है, वहां से सबसे ज्यादा कंप्लेन जनरेट हो रही है। अब ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं? क्योंकि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ने बैंक वालों के ही कंप्लेन किए हैं। बट यहां पे मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, IRDAI ने एग्जैक्टली डेटा पब्लिश नहीं किया है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रही है, एंड दैट मींस दे आर हाइडिंग द डेटा। तो आप ये टेबल से भी समझ गए होंगे कि हर दो में से एक पॉलिसी बैंक सेल कर रहा है। एंड इसमें तीसरा एक और रीजन है कमीशन का खेल। इन पॉलिसीज में कमीशन इतना हाई होता है कि कई बार लोग ल्योर हो जाते हैं कि हाँ मुझे मिस सेल करना है। बट आई विल बी सुपर 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 ऑनेस्ट, इंडिविजुअली एक पर्सन इतने बड़े स्केल पे मिस सेलिंग नहीं कर पाएगा। इसमें इंस्टीट्यूशन ही सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है, वही पुश करते हैं इन चीजों को कि आपको बेचना है, आपको बेचना है। एक सर्वे है जिसमें बैंक्स के 10 में से 6 RMs यानी रिलेशनशिप मैनेजर्स ने माना है कि उन्होंने रॉन्ग पॉलिसीज बेची हैं। ये हालत है। तो कमीशन डेफिनेटली एक उसका बड़ा रोल है, बट कमीशन से भी ज्यादा मैं समझ रहा हूं जो इंस्टीट्यूशन पुश कर रहे हैं। कमीशन को यहां एनिमी बनाने के बजाय हमें सिस्टम को एनिमी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम फिक्स हुआ तो अगर किसी को सही पॉलिसी मिल रही है, अगर किसी को उसकी जरूरत है, देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बेची गलत जा रही है तो ये सिस्टम की मिस्टेक है। अब मैं आपको कुछ यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं जो बैंक में बेचे जाते हैं उनके बारे में कुछ मैं आपको डेटा बताता हूं, एंड योर माइंड विल ब्लो अवे। इसमें कम से कम 5 साल का लॉक इन होता है। अगर सेकंड ईयर में आप सरेंडर भी कर रहे हो तो आपको सिर्फ 30% पैसा वापस मिलेगा, यानी 70% गायब। एंड IRDAI का अपना डेटा कहता है कि सिर्फ 51% ही परसिस्टेंसी है। इसका मतलब है कि सिर्फ 51% लोग 5 साल से ज्यादा क्रॉस कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने बीच में बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना नुकसान किया है, और इतना सारा नुकसान देखने के बावजूद भी कोई हार्ड एक्शन नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों। बहुत माइनर एक्शंस हुए एंड विल कवर दोस पॉइंट्स आल्सो कि क्यों ऐसे माइनर एक्शंस हो रहे हैं, क्या बड़ा करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि RBI की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है जो ये कहती है कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा पैसा लोगों को दिया गया, और वो पैसा मैच्योरिटी की वजह से लेकिन नहीं दिया गया है, वो दिया गया है ब्रेकेज की वजह से, यानी कि क्लोज करने की वजह से। तो इसको पॉजिटिवली नहीं देखा जा सकता कि नहीं बढ़ के अगर पैसा ज्यादा दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है ना। लोगों ने ज्यादा लोगों ने पॉलिसी अपनी ब्रेक की है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन का होना। यूलिप की पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आपने देखे होंगे, कभी पढ़ते भी नहीं है हम उनको। वहां पे सीधा सबसे पहले बोल्ड लेटर में लिखना चाहिए कि रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। पहली लाइन यही होनी चाहिए उस पेज की। 46 पेज पर जाकर के लिखा हुआ है कि ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, जबकि RM उनको गारंटी कह के कई बार बेचता है। दैट इज रॉन्ग। तो इन फॉर्म का डिजाइन चेंज होना चाहिए। अभी हाल ही में IRDAI ने बोला है कि एक CIS पेज लगाया जाएगा, यानी कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट लगाई जाएगी, जिसमें शॉर्ट में सब चीजें एक्सप्लेन होंगी ताकि सामने वाले को एक पेज पढ़ के समझ में आए कि ये पॉलिसी क्या है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में ये चीज अवेलेबल है, जहां पे रिस्कोमीटर लगाया गया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लगाया, ताकि सबको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली इस फंड में कितना रिस्क है। बिल्कुल वही यहां पे करने की जरूरत है। बट मैं तो बोलूंगा सबसे पहले एक बोल्ड लेटर में लिखना चाहिए कि रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड। ये जितना ज्यादा क्लियर यूजर को बताया जाए उतना अच्छा है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? सी म्यूचुअल फंड जब कोई लेता है तो थोड़ा तो उसको आइडिया होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। टीवी में इतनी बार ऐड देख रखा है। लेकिन जब कोई बैंक में जाकर के पॉलिसी लेता है तो उसके माइंड में सबकॉन्शियसली ये होता है कि बैंक तो ट्रस्टेड है, यहां तो गारंटीड ही सब कुछ होता है। दैट इंप्रेशन कि बैंक के अंदर जाके जो आप पॉलिसी ले रहे हो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। अगर वही ऑफिस उनका बैंक के बाहर हो, कहीं दूसरी जगह पे हो, तब ये शायद लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तब यूजर कॉन्शियसली पूछेगा कि भाई ये मुझे सही चीज है या सही चीज नहीं है, ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरे काम का है या नहीं है। लेकिन चूंकि वो ऑफिसर्स, वो RMs, वो सेल्स पर्सन बैंक के अंदर बैठता है तो कॉन्फिडेंस ये होता है कि ये तो सब गारंटीड है। दैट्स व्हाई टॉप पे लिखना ही चाहिए कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि लोकेश इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो इसमें हम कैसे बचे? तो आई एम गोइंग टू गिव यू 4 वेपन जो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला वेपन है 30 डेज का फ्री लुकअप पीरियड। आप
30 दिन के अंदर जरूर, एक बार कैलेंडर में चाहिए तो ब्लॉक करो, बट अपना डॉक्यूमेंट जरूर 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 पढ़ो, तभी आप उससे बच पाओगे। क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट सिंप्लीफाई नहीं किए जा रहे हैं IRDAI के द्वारा, तब तक हमारे ऊपर ही ओनस है, हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। एंड नंबर 2, कॉल रिकॉर्डिंग का हक। अगर आपको पॉलिसी फोन पे बेची गई है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग का हक रखते हो। आप पूछ सकते हो कंपनी को कि आप मुझे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ जिसमें आपने मुझे बेचा था, क्योंकि आपने मुझे ये 3 चीजें नहीं बताई। अगर कंपनी कहती है कि हाँ हमने बताई थी, तो आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन करके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1। एंड अगर कंपनी के पास वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है तो केस आपके फेवर में आ जाता है। एंड आपके पास तीसरा सबसे बड़ा वेपन है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग वायोलेशन, यानी अगर आपकी टोटल इनकम से ज्यादा आपको प्रीमियम भरवाया जा रहा है, वो भी कंपनी की तरफ से गलत माना जाएगा कि कंपनी ने आपको रॉन्ग पॉलिसी बेची है। एंड नंबर 4 वेपन, कंप्लेंट्स का सही रास्ता। स्टेप 1, कंपनी के GRO ऑफिसर को रिटर्न में कंप्लेन करना और 15 दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 2, बीमा भरोसा पे भी जाकर के आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हो। BIMABHAROSA.IRDAI.gov.in ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कंप्लेन करने के लिए। एंड स्टेप नंबर 3, IRDAI की हेल्पलाइन भी है 155-255, आप इस पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेन कर सकते हो। एंड स्टेप नंबर 4, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन 18 ऑफिसेस हैं अक्रॉस इंडिया, और इसके अलावा insurancesamadhan.com जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मदद करते हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखी, कई बार कंप्लेंट्स करने के बाद अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो जो लोग कंप्लेन किए हुए हैं वो अकेले जाते हैं और कंपनियां लॉयर्स के साथ में आती हैं। ऐसे में आपका वो केस जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इमोशनल माइंडसेट में वहां पे जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, या हम इमोशनली वहां पे बात करते हैं, और वो कंपनियां लॉयर के साथ, सिस्टम के साथ आती हैं। ऐसे में हमारा जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। यहां पे भी IRDAI को देखने की जरूरत है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिले, उसको बहुत स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट मिले, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन यूजर खुद इकट्ठा करते हैं और कंपनियां एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी है, उनके पास पूरा सिस्टम है और इंडिविजुअल के पास कोई सिस्टम नहीं है। यहां पे IRDAI को जरूर ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए जिससे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा हो। और अगर कई बार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इंश्योरेंस समाधान जैसी वेबसाइट्स का भी आप हेल्प ले सकते हो। और आज के बाद से ये 3 रूल हमेशा याद रख लो। नंबर 1, बैंक एंड इंश्योरेंस ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। बैंकिंग इज डिफरेंट, इंश्योरेंस इज डिफरेंट। जस्ट बिकॉज उस ऑफिस के अंदर इंश्योरेंस सेल किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैंक का प्रोडक्ट है। एंड रूल नंबर 2, कभी भी टोटल रिटर्न मत देखो। वो पॉलिसी आपको ऐसी एक्सप्लेन की जाएगी कि अगर आप 5 लाख रुपया डालते हैं तो 24 साल बाद आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। सुनने में लगता है कि क्या बात कर रहे हो, 5 लाख का मेरा 20 लाख हो जाएगा 24 साल में, बहुत ही बढ़िया। बट अगर आप रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 6%, यानी आपके FD के बराबर का रिटर्न है। आप FD में भी रखोगे तो भी उतना हो जाएगा। तो ऐसे में आपका मेन फोकस रिटर्न्स पे होना चाहिए कि टोटल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, XIRR क्या है, ना कि टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट पे अगर आप नजर रखोगे तो आपको ये मिस हो जाएगा कि रन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। हो सकता है आपको वो ग्रोथ रेट PPF में मिल जाए, हो सकता है आपको सीनियर सिटीजन की FD में भी वो ग्रोथ रेट मिल जाए, हो सकता है आपके पास कोई और दूसरा सिस्टम हो जहां से आपको मिल जाए। इसलिए आपको ग्रोथ रेट चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, जो लिखा है वही मानो। जो भी सामने वाला बोल रहा है बोलो कि कहां लिखा है पॉलिसी में वो मुझे बताओ। पॉलिसी के अंदर कहां लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी गारंटीड मुझे इतना रिटर्न देगी, या ये पॉलिसी में कहां लिखा हुआ है, वो सब समझ के लो। जो वो बता रहा है समझ के लो। जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे तब तक लोग ऐसे ही, कंपनियां ऐसे ही हमें मिसलीड करती रहेंगी। नाउ द लास्ट पार्ट कि IRDAI को क्या करना चाहिए। IRDAI से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट मुझे जो जेन्युइनली लगता है, सबसे पहले जैसे स्कैन सेंटर्स में जब आप प्रेगनेंसी स्कैन कराने जाते हो वहां लिखा होता है क्लियरली कि यहां पे जेंडर डिटेक्शन नहीं होता। जब गवर्नमेंट हर स्कैन सेंटर में वो बोर्ड लगवा सकती है तो क्यों नहीं हर सेल्स पर्सन के पीछे लगा होना चाहिए। खास करके बैंक में बैठे हुए सेल्स पर्सन के पीछे जरूर लगा होना चाहिए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं है, लोन लेने के लिए पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं है, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। एक सर्कुलर आएगा और सारे बैंक को ये इंप्लीमेंट करना होगा, बट ये IRDAI तभी कर पाएगा जब वो पॉलिसी होल्डर के नजरिए से सोचेगा। इंप्रूवमेंट नंबर 2, ये जो CIS बनाने की बात हो रही है, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए बोल्ड में कि रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, स्पेसिफिकली यूलिप प्लान्स के लिए। ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एक पेज में 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहां होना चाहिए। एक सिंपल सा प्रोसेस बनाओ, सारे कंप्लेंट्स को क्यूरेट करो, सबसे ज्यादा जिस चीज की कंप्लेन आई है वही लाइन उस CIS में होना चाहिए। सिंपल। और ये AI से करना बहुत आसान है। सारी कंप्लेंट्स को डालो, AI अपने आप जो है आपको बता करके एक फॉर्म अच्छा सा बना करके दे देगा, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को सबसे बड़ा फायदा होगा। AI आने का कुछ तो यूज करो। इंप्रूवमेंट नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। कस्टमर को उसके रीजनल लैंग्वेज में भी डॉक्यूमेंटेशन मिलना ही चाहिए, उसको व्हाट्सएप पे भी वो डॉक्यूमेंटेशन जाना चाहिए। एंड इंप्रूवमेंट नंबर 4, जहां पे हर डिलीवरी बॉय की रेटिंग है, हर रेस्टोरेंट की रेटिंग है, यानी खाना खाने से पहले हम रेटिंग देख रहे हैं कि कहीं 500 रुपए में मुझे कोई गलत खाना ना आ जाए, मुझे खराब खाना ना आ जाए। और यहां पे लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी ली जा रही है, लेकिन एजेंट्स की कोई रेटिंग नहीं है। कितने कंप्लेंट्स आए, कितने रिजॉल्व हुए, कोई रेटिंग, कहीं कोई सिस्टम नहीं। दिस इज रॉन्ग, अगेन दिस इज रॉन्ग। ये IRDAI को क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि इन्होंने जितनी पुरानी पॉलिसी बेची इनकी क्या रेटिंग है वहां आना चाहिए, उस ब्रांच की पॉलिसी के बारे में रेटिंग आना चाहिए।
चाहिए, ये IRDAI को कंपलसरी करना चाहिए। अगर आप रेटिंग नहीं डाल सकते, एटलीस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई है उस पर्सन के अगेंस्ट या उस पर्सन के साथ, जरूर पॉलिसी होल्डर को एक मैसेज आना चाहिए कि इन्होंने 100 पॉलिसी बेची, उसमें से 60 कंप्लेंट्स आई हैं, ताकि उन कंप्लेंट्स को वहीं के वहीं रिजॉल्व किया जा सके। और तभी ये जो पॉलिसी सेलर्स हैं वो कस्टमर को कस्टमर जैसा ट्रीट करेंगे। यहां पे मैं Amazon पे एक बेसिक के लिए फोन करता हूं, बेसिक चीज के लिए मुझे 10 बार बोला जाता है कि प्लीज आप हमें रेटिंग दीजिएगा, ये रेटिंग हमारे परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालेगी। लेकिन जब सेलिंग, पॉलिसी सेलिंग की बारी आती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं, हमने बेच दिया, हम गायब, टाटा बाय बाय। अगर उसने गलती से भी बेचा होगा तो सामने से बोलेगा, अगर उसको रेटिंग अच्छी चाहिए होगी तो, एंड उस ब्रांच की भी रेटिंग उससे खराब होनी चाहिए। ये सिंपल 4 सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। ये IRDAI मुझे लगता है कि ये कर सकता है, बट ये करने के लिए पॉलिसी होल्डर के नजरिए से सोचना होगा। एंड फाइनली मैं आपको एक पर्सनल चीज कहना चाहता हूं, इनमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि कंप्लेन की जा सकती है, इनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, एंड अगर ये मेरी जरूरत की है तो मैं लूं, ना कि बस सामने वाला फोर्स कर रहा है इसलिए लूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, और वो जानकारी आप पहुंचा सकते हो ये वीडियो शेयर करके। सो इफ यू जेन्युइनली बिलीव कि हर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी कैसे अच्छी लेनी है, देन शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।